पूरी कौम को बताएंगे कि 14 लोग कौन थे जिन्होंने ज़मीर फरोशी करके जमहूरियत को एक बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। 64 सेनेटर्स ने खुला वोट में इलेक्शन में खड़े होकर इस जाली सिलेक्टेड चेयरमैन के खिलाफ वोट डाला। हम बिल्कुल अपनी पार्टी में देखेंगे कि कौन था जो दबाव में आया, कि कौन था जो अपने ज़मीर बेचा। ये सिर्फ सादिक संजरानी साहब की विक्ट्री नहीं है, ये इदारे की विक्ट्री है। हम समझते हैं कि जो अपोजिशन है उनको अब सीरियस हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। जैसे आपने देखा, अगर हुकूमत नाकाम हो जाती हिज़्ब इख्तिलाफ के अदम एतमाद की कार्रवाई के ख़िलाफ़, तो शायद हुकूमत को इतना नुकसान ना होता जितना इस पिछले हफ्ते हिज़्ब इख्तिलाफ को नाकाम होने से हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इंतहाई डीमोटिवेटेड नुमायां होती है, और उसके साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है मौलाना फजल रहमान साहब का इंतहाई जारखाना रवैया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों का कहना है कि ये फजल रहमान साहब की ही कार्रवाई थी और उन्हीं की वजह से, उन्हीं की सियासत के खातिर हिज़्ब इख्तिलाफ के आज ये सूरत हाल हमें नज़र आता है। लेकिन इससे पहले कि डिबेट शुरू करें बाकिर सज्जाद के साथ, हम पहले सुन लें कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा था, और इसके बाद बात करेंगे कि सेनेट के क्या वो नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं जब इस तरह की कार्रवाई की जाती है। सुन लेते हैं। पूरी कौम को बताएंगे कि 14 लोग कौन थे जिन्होंने ज़मीर फरोशी करके जमहूरियत को एक बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। 64 सेनेटर्स ने खुला वोट में इलेक्शन में खड़े होकर इस जाली सिलेक्टेड चेयरमैन के खिलाफ वोट डाला। हम बिल्कुल अपनी पार्टी में देखेंगे कि कौन था जो दबाव में आया, कि कौन था जो अपने ज़मीर बेचा। ये सिर्फ सादिक संजरानी साहब की विक्ट्री नहीं है, ये इदारे की विक्ट्री है। हम समझते हैं कि जो अपोजिशन है उनको अब सीरियस हो जाना चाहिए। अब इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी सेनेटर थे, ऐवान बाला से ताल्लुक़ रखते थे, उनको प्रोसीजर का पता होना चाहिए था। उन्होंने अपने इस्तीफ़े सबमिट किए चेयरमैन बिलावल भुट्टो को। हालांकि आइन का आर्टिकल 64 कहता है कि अगर आप ऐवान बाला से मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं तो अपना रेजिग्नेशन चेयरमैन सेनेट साहब को जमा कराएं। जनाब बाकिर साहब, आपको वही नज़र आ रहा है सर, कोई स्ट्रक्चरल इस्लाहात जब आप नहीं करेंगे सेनेट के साथ, सिर्फ सेनेट के इंतखाबात आपके इसी तरह होंगे इनडायरेक्ट, जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ब्रैकेट पे हैं ये कहते हुए कि सेनेट के इंतखाबात सिर्फ पैसों के बुनियाद पे होते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि हमें इतनी हैरत क्यों होती है कि वही लोग जो एक वजह से ना सिर्फ सेनेट में शामिल हुए, एक वजह से उन्होंने सादिक संजरानी को वोट दिया, अब जब वही लोग फिर मुकर जाते हैं और सादिक संजरानी साहब को उसी ओहदे पर फायज रखना चाहते हैं, तो इस पर ये आपको बात हैरत अंगेज़ क्यों लगती है? मुझे तो बिल्कुल हैरत अंगेज़ नहीं लगती। मैं समझता हूँ कि ये सब जो वावेला है ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए है। अगर उन्होंने आइनी इस्लाहात माजी में नहीं की तो इसलिए कि वो इस सिस्टम के से फ़ायदा उठा रहे थे। आज भी मैं समझता हूँ ये तमाम की तमाम सियासी पार्टियाँ अभी भी इस सिस्टम से फ़ायदा उठा रही हैं। जिन्होंने कुछ ने बिहाइंड द सीन्स डील्स की, उन्होंने भी उसी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके सादिक संजरानी को कायम रखा है अपने उस ओहदे पर। तो दूसरी तरफ पीटीआई जो माजी में बात करती आई है कि जी हॉर्स ट्रेडिंग के रास्ते बंद होने चाहिए और इस तरह की गैर पार्लिमानी जो आपकी समझ लें कि एक्शंस हैं उनको ख़त्म किया जाना चाहिए, इन रवायात को ख़त्म किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब उसको भी इस चीज़ से मतलब वो मुस्तफ़ीद होना शुरू हो गई है, तो उसके पास भी अब वो इंसेंटिव नहीं रहेगा कि वो इन चीज़ों को रिफॉर्म करे। आपको याद होगा कि जब इनकी रहबर कमेटी ने जो अपोजिशन पार्टीज़ की लीडरशिप की कमेटी है जिसे रहबर कमेटी कहते हैं, उन्होंने फ़ैसला किया था, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि इनके पास
تعداد پوری ہے، تقریباً 64 یا 66 کی بھی بات ہوتی تھی، اگر جماعت کے بھی آپ 2-3 شامل کر لیں ساتھ میں، تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ دیر از مینی سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ، تو سب کو واضح نظر آ رہا تھا، اور اس وقت بھی 15 لوگوں کی بات ہو رہی تھی کہ جناب 15 لوگ شاید ڈیفیکٹ کریں اور دوسری طرف چلے جائیں، اور یہ چیزیں یہ صرف مجھے یا آپ کو ایز آبزرور نہیں پتہ تھی، یہ پارٹیز کی لیڈرشپ کو بھی پتہ تھی کہ کون کون ڈیفیکٹ کرے گا. اور یہاں پر جہاں پہ آپ نے بات کی کہ نٹس اینڈ بولٹس کی کہ کس طرح ہوتا ہے، جو میری ایک ناقص رائے ہے اس میں جو سر فہرست چیز ہے وہ یہ کہ آپ کی سیاسی جماعتوں کی جو قیادت ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، وہ اپنے چند کیسز کی وجہ سے کہہ لیں یا اپنی قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے کہہ لیں، وہ کمپرومائزڈ ہے، وہ مجبور ہے کہ وہ شاید کوئی سیکرٹ ڈیلز کر سکے. ساتھ ساتھ جو آپ کی اپوزیشن جماعتوں کی آپس کی چپکلشیں ہیں وہ بھی آپ ان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. پھر جو انڈیویجول سینیٹرز بھی اپنا اس چیز سے استفادہ کر لیتے ہیں، اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لیتے ہیں، یا ان پہ دباؤ آ جاتا ہے یا ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے کوئی لالچ دے دی جاتی ہے، کچھ عہدوں کا وعدہ کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ کو ہم اس طرح سے اکوموڈیٹ کریں گے. یہ سارے کا سارا کافی کمپلیکس سسٹم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ریفارمز کی بات کی، اب یہ بے معنی ہو گیا ہے کہ ہم چھانگا مانگا یا جہانگیر خان ترین کے جہاز کے استعارے استعمال کریں. جب تک ہمارا یہ سیاسی کلچر نہیں بدلتا، ہماری سیاسی روایات نہیں بدلتی، میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہم نئی پارلیمانی ٹریڈیشنز قائم کر سکتے ہیں، صحت مند ٹریڈیشنز قائم کر سکتے ہیں، نہ ہی اس طرح کے ڈیفیکٹس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بات سیاسی طبقے کی بھی ہے. اب آپ کا ایک پولیٹیکل کلاس ہے، آپ انہی لوگوں کو پھر پیٹرنائز کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں اور ان سے جو یہ لوگ جو سینیٹر ہیں جو ان سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو نظریاتی نہیں سمجھا جاتا، یا تو وہ لیڈر کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں یا ان کے کوئی اور کچھ سروسز ہوتی ہیں جن کی گہرائیوں میں ہم ابھی اس پروگرام میں نہیں جائیں گے، جس وجہ سے پھر ان کو سینٹ کی سیٹ کے ساتھ نوازا جاتا ہے. آپ نے بات کی سیاسی کلچر کے بارے میں. اگر آپ اس کارکنوں کے سیگمنٹ کو نہیں ڈیولپ کریں گے، اگر آپ اسٹوڈنٹ یونینز کو سامنے نہیں بڑھنے دیں گے، اگر آپ ان سینیٹرز کو براہ راست منتخب نہیں ہونے دیں گے کہ ان کے پیچھے پورے بلوچستان، پورے خیبر پختونخوا، پورے پنجاب، پورے سندھ کا مینڈیٹ ہوگا، تو آپ کو یہی بار بار دیکھنے کو ملے گا کہ وہی جو آپ کے ٹرانزیکشنل سیاستدان ہیں، وہ چاہے جس بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں. اور افسوس سے آدمی کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے انہی فورسز کو سب سے زیادہ انکریج کیا 2018 کے انتخاب کی طرف بڑھتے ہوئے. چیئرمین سینٹ کی آپ شخصیت کو لے لیں، جناب صادق سنجرانی صاحب، قابل احترام صادق سنجرانی صاحب کی اس سے پہلے، اس الیکشن سے پہلے اس طرح کی سیاسی شناخت نہیں تھی. آپ وہی آرگیومنٹ جو آپ کے پچھلے کچھ چیئرمین سینٹ ہیں، کچھ ان میں سے ٹیکنوکریٹ تھے، کئی کنوینئنٹ تقرریاں تھیں جس کے بعد سے ان کو چیئرمین نوازا جاتا تھا. جو ڈیپیوٹی چیئرمین ہیں مانڈی والا صاحب، ان کی بھی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ قربت ہے. کوئی آئیڈیالوجیکل ورکر یا پارٹی کے ساتھ طویل تعلق رکھنے والے سینیٹرز نہیں ہیں. تو جناب اب جب عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ سینٹ میں صرف پیسہ چلتا ہے، سینٹ میں نظریاتی سیاست نہیں چلتی، تو اب کیا اصلاحات کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات سر، اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے قانون سازی کی بات کر لیں، پچھلے 2-4 دن سے مستقل بات ہو رہی ہے کہ شبلی فراز صاحب نے کیا کچھ کہا، فضل الرحمان صاحب نے کیا کچھ کہا. اس حکومت کو اگست میں، اب اگست تو خیر شروع ہی ہو گیا، اگست کا آغاز ہو گیا، 1 سال ہونے کو جا رہا ہے. قانون سازی میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹارچر کے خلاف قانون انہوں نے ہمیں پرومس کیا تھا. جناب یہ عہد کیا ہیومن رائٹس کی وزارت نے. انفورس ڈسپیرنسز کو کرمنلائز کرنا، جرم بنانا، اس کا بھی انہوں نے پرومس کیا تھا. ایک زمانے میں پاکستان تحریک انصاف لینڈ ریفارم کی بات کیا کرتی تھی. یہ بہت بڑے بڑے اصلاحات ہیں. چلیں آپ ان تمام چیزوں کو بھی چھوڑ کے صرف سینیٹرز کو آپ کہیں کہ یہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہو جائیں، اس سے بھی بہت بڑا فرق پڑے گا. کیا اب اس چیز سے نکل کے اپوزیشن اب ڈیمورلائز ہو گئی، تباہ ہو گئی، قانون سازی کی طرف ہاتھ بڑھ سکے گا؟ اسد یہ کون کہتا ہے اپوزیشن ڈیمورلائز ہو گئی ہے؟
अपोजिशन ने हमेशा से, या मैं सिर्फ अपोजिशन को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, तमाम जो हमारा जो सियासी स्पेक्ट्रम है उसमें जितनी भी पार्टीज़ हैं सब मौका परस्ती पे सियासत करती हैं, सब फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं कि जनाब ये एक सिचुएशन डेवलप हुई है, इससे हम फ़ायदा उठा लें। मुझे एक पार्टी आप इसमें से निकाल के दिखा दें जिसने मौका परस्ती से मतलब ना किया हो, कि मौका परस्ती की सियासत ना की हो। जनाब ये आपने बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं दबाव में आया, ये हुआ, ये चेयरमैन सेनेट सेलेक्ट हुए। ये बात छोड़ देते हैं कि आपने खुद ही इन्हीं संजरानी साहब को सिलेक्ट किया था कुछ ही देर पहले, अब आप वो अगेन डेमोक्रेटिक इनकलाबी आप बन चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, उन सेनेटर्स को निकाल देना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया और वो काफ़ी प्लेन स्पोकन ट्वीट था कि जिन लोगों ने, मैं अगर सिर्फ बात मुकम्मल कर लूँ कि जिन लोगों ने वो हमें वो खंजर घोंपा है, वो XYZ हैं, इस तरह है उस तरह है, जब उनसे पूछा गया कि नाम कौन है, नाम क्या है नायब सदर साहिबा, उन्होंने आगे से कहा आई कांट। ये 2 अल्फाज का ट्वीट है, आई कांट, मैं नहीं आपको बता सकती। वही चौधरी निसार साहब वाला फॉर्मूला है कि कुछ राज हैं जो सीने में दफन है। तो भुट्टो जरदारी साहब इन लोगों को निकालें, मरियम नवाज साहिबा इन लोगों को निकालें फिर बाहर। असद सिर्फ निकालना तो दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ इंक्वायरी कर दे, इंक्वायरी करके सिर्फ नाम ले दे, नेम करे, उनको शेम करे पब्लिक में। आप ये नारे लगाते फिर रहे हैं, मुझे आप ये 1 साल बाद भी, अगर ये अब 1 साल गुजर जाएगा या दोबारा अगला चेयरमैन का इंतखाब जब सेनेट के ये टेन्योर के खात्मे पर दोबारा से होगा, तब भी इनकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ गई, इन्होंने लोगों को नाम ले लिया, तो आप मुझे फिर कह देना ये नहीं लेंगे। बस लेकिन अफसोस ये होता है इस तमाम कार्रवाई के बाद अगर हुकूमत वक्त अब किसी तरह से कानून साजी की तरफ बढ़ जाए, मैं समझूंगा कि बहुत बड़ी जीत होगी, मुल्क के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। अच्छा, इसमें जमहूरियत का भी इसमें नुकसान हुआ है, जो कुछ हमने सेनेट में देखा है, इसमें मुल्क का भी नुकसान हुआ है, इसमें चंद मौका परस्तों ने सिर्फ फायदा उठाया। बिल्कुल ठीक सर, चाहे वो हुकूमत पे साइड पे है या अपोजिशन। इससे बेहतर आप ये समराइज नहीं कर सकते सिचुएशन को। अगले हिस्से में गुफ्तगू जारी रहेगी, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे सेनेट के एक अदम एतमाद की कार्रवाई की जो कि नाकाम हुई, और इस बात पर कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने ख़िलाफ़ सियासी कार्रवाइयों को तो शिकस्त दे सकती है लेकिन कानून साजी में फ़िलहाल नाकाम रही है। जनाब बाकिर साहब, इससे पहले कि PTI की बात करें, अगर फजल रहमान साहब के भी रोल की थोड़ी सी सर बात कर लें। फजल रहमान साहब जो कि मिलियन मैन मार्चेस की बात करते हैं और वहाँ फिर मज़हब को इस्तेमाल करते हैं, लोगों को टारगेट करते हैं, जो बातें भी हैं उनकी इंतहाई रेट्रोग्रेड है, ना तो वो पाकिस्तान की तरक्की से ताल्लुक़ रखती हैं, ना तो कोई तामीरी इक़दामात की बात करते हैं। अगर आप 2 दहाइयों से अब आपका ताल्लुक़ था सिस्टम से भी, रियासत से भी, या तो कमेटी चेयरमैन या वफाकी वजारत या सियासी इत्तेहाद के ज़रिए आप रियासत के कंपोनेंट होते थे और आप बरतरफ हो गए, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी तलखी को, उसी बिटरनेस को इस तरह की क़ुव्वतों में ट्रांसलेट करें और समाज की जो रिएक्शनरी क़ुव्वतें हैं उनको इस तरह उछालें। कोई आपका JUIF ने कोई ख़ास अपना रुख इख्तियार नहीं किया। इट डिड नॉट पेंट इटसेल्फ इन ग्लोरी सर। असद, यहाँ पे इसके 2-3 एलिमेंट्स हैं। एक तो यह है कि जो मौलाना साहब है उन्होंने अपना जो कहते हैं हम कि ही हैज़ ओवर प्लेड हिज हैंड, उन्होंने अपनी पूरी किस्ब इख्तलाफ की जो लिमिटेशंस थी उनको एक्सपोज करके रख दिया। अब वो जो एक मिथ बना हुआ था कि सेनेट अपोजिशन डोमिनेटेड है, वो डिक्टेट कर रही है कि लेजिस्लेशन को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है और एक पॉलिटिकल पैरालिसिस मुल्क में चल रहा है, वो सब अब टूट गया। अब तो हुकूमत के लिए भी एक चैलेंज बन चुका है कि किसी तरह से वो अपनी इसी मेजॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए आगे मामलात को चलाए और जो एक पॉलिटिकल कंटिन्यूटी है और उसमें रुकावट है वो दूर की जा सके। लेकिन दूसरा आप देखें कि इसमें जमात के आपको किरदार को भी सामने रखना चाहिए, जमात इस्लामी को, कि वो भी साइड लाइन पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी इसमें वोट नहीं किया। अगर वो वोट करते तो शायद इनके नंबर्स आज पूरे हो जाते। वो उसमें से बहुत सी रीजंस हैं, मैंने आपको उस दिन भी जिक्र किया था कि जो मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी थी और उसके बाद काफ़ी अरसे बाद तीसरी दफ़ा वो टूट फूट का शिकार हुई है। उसमें एक फैक्टर ये है कि जमात जो है वो JUIF के साथ नहीं चल सकती, तो इस वजह से भी उन्होंने इस पूरे प्रोसेस से एब्सटेन किया। उनकी और रीजंस भी है, आपको शायद जमात आने वाले दिनों में ज़्यादा कोई anti-PTI पॉलिटिक्स में इस वक्त नज़र ना आए, लेकिन अगर मौलाना का एलिमेंट ना होता तो शायद जमात इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में
हिस्सा लेती, क्योंकि उन्होंने संजरानी साहब के बारे में अपनी राय का इजहार किया हुआ था। तो इसके अलावा भी मौलाना साहब को इस वक्त चाहिए कि इस पूरे अपोजिशन के जो अलायंस है उसको रन करने की बजाय अब कोई सेकेंडरी रोल ले लें, क्योंकि वो अपोजिशन के इत्तेहाद को कायम रखने में अब नाकाम हो चुके हैं। अब वो आप देख लें, ना तो बजट में रुकावट बन सकी, ना तो अभी तक कोई मैस मूवमेंट शुरू हो सकी है। जो आपको एक महंगाई का सैलाब नजर आ रहा है, उसके खिलाफ भी कोई एहतजाज नहीं हो सका। सेनेट में भी आपने पूरी अपोजिशन को एक्सपोज करके रख दिया। बगैर किसी शक के सर मैं आपके साथ इत्तेफाक कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ सियासी तौर पे आप नाकाम हो गए। जो फजल रहमान साहब जैसे मंझे हुए और काबिल सियासतदान के लिए बात थोड़ी सी अजीब है। मैं लेकिन दूसरी बात कर रहा हूँ कि आपने अपनी तकारीर में जिस तरह की बातें की हैं, जिन नफ़रतों को फिर से बहाल किया है, वो जनाब बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार नहीं है, ज़िम्मेदाराना रवैया नहीं है। वो तो असद यह है कि यहाँ पर तमाम मजहबी जमातों ने, और क्या सियासी जमातों, मतलब उनको क्या रोना है, सियासी जमातों ने भी वो कार्ड इस्तेमाल किया है अपने मुखालफिन को कमज़ोर करने के लिए। ये चीज़ मौलाना साहब को नहीं करनी चाहिए। मौलाना साहब तो डेस्परेशन में कर रहे हैं। वो सिर्फ शिबली फराज उनके पास गए, वो एक आप समझ लें कि एक पॉलिटिकल कल्चर है या हमारे मुल्क का कल्चर है कि आप अपने मुखालिफ के पास भी जाके उससे वोट मांग लेते हैं। उन्होंने कहा जी मुझसे NRO मांगने हैं। ये पता नहीं किस किस्म की सियासत मौलाना फजलुर रहमान करते हैं, जो वोट डिविजिव कर रहे हैं, वो अपोजिशन को डिवाइड कर रहे हैं, अपोजिशन को इकट्ठा करने में नाकाम हो चुके हैं। उनको इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अब मेरा ख्याल में अब उस रोल से अपने आप को अलहदा कर लेना चाहिए। अब अपोजिशन की जो बड़ी पार्टीज़ हैं उनको सामने आने देना चाहिए। और दूसरी बात जो थोड़ी सी, मैं बेजेंजर साहब की इज़्ज़त करता हूँ, एक काफ़ी उनका पॉलिटिकल स्टेचर है कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी कुछ लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया है। वो सब के सामने उनका इंटरव्यू है। मैं समझता हूँ, और मैं ये चीज़ कोई आज नहीं कह रहा, आपको याद होगा असगर खान का केस था, या जब वो एक मुझे क्यों निकाला कैंपेन शुरू हुई थी, तो मैं हमेशा से मेरी ये पोजीशन है कि अगर सियासतदान उन कुव्वतों को जो इनको खलाई मखलूक का भी इस्तारा दिया गया बाद माजी में, कि अगर उनको अपना कंधा मुहैया नहीं करें तो ये खलाई कुव्वतें कामयाब नहीं हो सकती। अगर आप देते रहेंगे, लोग आपको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। अगर पीपल्स पार्टी के कुछ लीडर्स ये बड़े सीना ठोंक के अपना कहते थे कि हम तो अपने सेनेटर्स को साथ साथ लिए फिर रहे हैं, फिर आपकी स्लिपेज कैसे हो गई इतनी ज़्यादा, ये आपको अपने स्ट्रक्चर्स के अंदर देखना है। आपने अपना कल्चर तब्दील करना है। अगर आप मुख्तलिफ मौक़े से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, दूसरे भी उसकी आपके राह देखते हुए उस तरह से करेंगे, अपने पूरे एक हमें सियासी जो हमारा तौर तरीके हैं उनको रिवैम्प करने की जरूरत है। पहले हम बात करते थे रिफॉर्म्स की, अभी हमें अपना पूरा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। लेकिन सर वक्फा लेने से पहले उन्हीं सियासी तौर तरीकों की अगर मुख्तसर सी बात कर लें, आपने कहा कि ये बेजेंजो साहब ने ये बातें की, सियासतदान अपना कंधा इस तरह प्रोवाइड करते हैं। बात ये जनाब कि उसका जो रिएक्शन भी है उसकी भी हमें थोड़ी सी तारीख देखनी चाहिए। जब आप बलोच नुमाइंदे पे फिर उसी तरह के एलिगेशन लगाते हैं जो 1947 के बाद से चलते आ रहे हैं, वो भी कोई ख़ास तामीरी बात नहीं है। सेनेट को रिफॉर्म करें, किसी आदमी को टारगेट ना करें, इस चीज़ को आगे बढ़ने दें, बराह रास्त इंतखाबात लाएँ, और इस तरह की जब सीक्रेट बैलेटिंग होती है तो बेहतर होता है कि आपके अपने ही सेनेटर्स आपको फिर धोखा ना दें। अगले हिस्से में बात करेंगे कुछ इन्फ्लेशन, महंगाई और मीशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल की। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगस्त 2018 में इक़्तिदार संभाला तो अदायगियों के तवाज़ुन का बहुत बड़ा बहरान उन्होंने विरासत में संभाला। वो कोई नई बात नहीं थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने 2013 में वही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस इनहेरिट किया था। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वही बहरान को काबू करने की कोशिश की थी। लेकिन अब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब का कहना है कि क्योंकि तारीख़ की सबसे बड़ी अदायगियों के तवाज़ुन का बहरान का मुकाबला करना पड़ा था, तो अब हमें उसके असरात नज़र आ रहे हैं। असद उमर साहब का ये भी कहना था कि अगले 2-4 महीनों में इन्फ्लेशन पीक करेगी, महंगाई पीक करेगी, लेकिन उसके बाद फिर से
کم ہونا شروع ہو جائے گی. جناب باقر صاحب, ابھی جو مہنگائی کی حالت ہے سر وہ ہے 10.3%. یہ میں ابھی جولائی 2019 کی بات کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پہلے سال کے ساتھ بھی کمپیئر کریں گے تو تب بھی 10.9% تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں جو آپ کے اکانومسٹ ہیں کہ یہ وہی امپلیکیشنز ہیں جب آپ اس طرح کے آسٹیرٹی میجرز لاتے ہیں, IMF سے بات کرتے ہیں, اسٹیٹ بینک کی پالیسی طے کرتے ہیں, تو اس کے یہ تمام اثرات ہوتے ہیں. ڈیپریشیشن ہوتی ہے, اس کے ساتھ مہنگائی ہوتی ہے. کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ اسد, اس کے پیچھے 4-5 جو عوامل کار فرما ہیں جو اس وقت ہمیں مہنگائی کا طوفان نظر آ رہا ہے. جی. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو یہ فیول کی پرائسز اب انکریز کی ہیں, ابھی حال ہی میں پھر سے یہ کل پرسوں پھر ہوئی تھی, اضافہ ہوا. جو پچھلے مہینے ان کا ابھی آپ کو امپیکٹ نظر آ رہا ہے, یہ 10.34%. اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے جون میں چیزوں کی قیمتیں تھیں ان کے حساب سے 10.5% ابھی چیزوں کی قیمتوں میں یا مہنگائی میں اب اضافہ ہو چکا ہے. اس کے پیچھے یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ, آپ کی بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ, آپ نے جو نئے ٹیکسز ابھی پچھلے بجٹ میں لگائے ہیں, خاص طور پہ جو کچن آئٹمز ہیں, گھی ہے, آئل ہے, چینی ہے, اس قسم کی چیزوں پہ جو آپ نے نئے ٹیکسز لگائے ہیں ان کی وجہ سے بھی کافی یہ افراط زر میں یہ اضافہ ہو رہا ہے. پھر آپ کے جو روپے کی قدر ہے اس میں جو کمی آئی ہے, اس کی وجہ سے جو نہ صرف جو امپورٹڈ چیز ہے وہ مارکیٹ میں اب مہنگی مل رہی ہے, بلکہ جو چیزیں یہاں لوکلی مینوفیکچر ہو رہی ہیں اور لیکن ان کا را میٹیریل جو خام مال باہر سے آتا ہے وہ بھی اب مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہ 3-4 عوامل مل کے اس وقت مہنگائی کر رہے ہیں. اور اب یہ جو پروجیکشن یہ ہے کہ یہ آئندہ 3-4 مہینے میں یہ 13% تک یہ مہنگائی چلی جائے گی. اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ جی اس میں سب سے زیادہ افیکٹ کون ہوتے ہیں. جب یہ حکومت پالیسیاں بنا رہی ہے, ٹھیک ہے حکومت ایڈجسٹمنٹ پروگرام میں گئی ہے جہاں پہ وہ ادائیگیوں کے توازن کی وجہ سے اس کو یہ بیلٹ ٹائٹننگ کرنی پڑ رہی ہے, لیکن ہمیشہ سے جب بھی آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں, اسٹریٹجی بناتے ہیں, تو آپ کی جو اسٹریٹجی اور پالیسی کا مرکز و محور عوام ہوتے ہیں. اب آپ نے جیسے پرائم منسٹر کو دیکھا پچھلے دنوں ایک میٹنگ کر رہے تھے کہ جی وہ نان جو مارکیٹ میں ملتا ہے اس کی قیمت کو کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے. آپ کو یہ چیز پہلے دیکھنی چاہیے کہ جناب یہ اس کا امپیکٹ وہ عوام پہ کیا ہوگا. یہ نہیں کہ اب وہ ان کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اب جا کے آپ سب افسران کو بٹھا کے بیٹھ جائیں اور کہیں جناب اب مجھے بتائیں کہ جی یہ نان کی قیمت کو میں نے کس طرح سے کم کرنا ہے. یہ آپ کو آگے کا ویژن رکھنا چاہیے. جو سب سے زیادہ اس میں افیکٹ ہو رہے ہیں وہ مڈل کلاس ہو رہی ہے, وہ سیلڈ کلاس ہو رہی ہے. غریب بھی پس رہا ہے, لیکن چونکہ سیلڈ کلاس کی فکسڈ انکم ہوتی ہے اور وہ اس کا انفلیشن سے کوئی تعلق نہیں ہو رہا ہے. جو سیلری وہ پچھلے مہینے لے رہے تھے وہ اس مہینے بھی لے رہے ہیں, اگلے مہینے بھی لیں گے, لیکن جیسے جیسے چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ان کی قوت خرید کم ہوتی جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی کوالٹی آف لائف کم ہوتی جاتی ہے. یہ چیزیں اب حکومت کے سامنے بالکل ہیں, ان کو ان کی چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنا جو ایک سوشل سیفٹی نیٹ ورک ہے اس کو مضبوط کریں گے, لیکن حکومت کا سوشل سیفٹی نیٹ ورک اتنا وسیع نہیں ہے کہ تمام غریبوں کو وہ کور کر سکے. اب آپ کو دیکھا ہے کہ خط غربت سے زیادہ لوگ نیچے جا رہے ہیں, لیکن وہ جو آپ کے پاس چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا دیگر آپ نے پروگرام شروع کیے ہیں, وہ سب کے سامنے وہ جی وہ اس کی ایک لمیٹیشن ہے, کیپیسٹی ہے کہ کتنے لوگوں کو وہ ایڈریس کر سکے گا. اور میرے خیال سے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب آپ بات کرتے ہیں فلاحی ریاست کی, لیکن ساتھ میں IMF نے آپ پہ اتنی زیادہ پابندیاں لگا دی ہیں, بنیادی پابندیاں لگا دی ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف اسی طرح کا ویلفیئر نیٹ ورک کس طرح بنائے گا. نیا ہاؤسنگ اسکیم کی بات کرتا ہے, احساس پروگرام کی بات کرتا ہے, آپ کے صحت پیکج کی بات یہی حکومت کرتی ہے. تو اب آگے بڑھتے ہوئے اس کو کس طرح وہ ٹائی ان کریں گے مہنگائی کے ساتھ, ڈپریشیشن کے ساتھ, معاشی بحران کے ساتھ, میرے حساب سے جناب بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن جیسے اسد عمر صاحب نے کہا, ان پہ تنقید ہوتی تھی کہ وہ معیشت کو ڈسٹیبلائز کر دیتے تھے منفی پریڈکشنز کے ساتھ. وہ اس بار انہوں نے مثبت بات کی کہ 2-4 مہینوں میں انشاءاللہ آپ کو انفلیشن کے متعلق بھی کوئی خوشخبری ملے گی. اس سے میں بات کریں گے کشمیر کی بات کریں گے, اور ہندوستان نے جو ساتھ میں ایک کلسٹر بامز جو جنیوا کنونشنز کی خلاف ورزی ہے, ایک انتہائی تشویشناک نئی پالیسی شروع کی ہے, اس پر کیا ڈیٹیلز ہیں اس پر بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक टू दो राय। थोड़े से कॉन्टेक्स्ट के लिए, क्लस्टर बॉम्ब जंग के हथियारों में वो इंतहाई मुतनाज़ा हथियार है जो कि फ़र्क हिस्सों में अलहदा हो जाता है हवा में और एक वसी दायरे में ज़मीन के साथ इम्पैक्ट करता है। उस वजह से क्लस्टर बॉम्ब ना सिविलियन और कम्बैटेंट के बीच तफरीक कर सकता है और ना तो उसकी कोई ख़ास टारगेटिंग हो सकती है। 31 जुलाई को हमने देखा कि हिंदुस्तान की अफवाज ने एक नई और इंतहाई जारहाना पॉलिसी, इंतहाई बेरहम पॉलिसी इख्तियार करते हुए नीलम वादी को टारगेट किया, LOC के पार फायरिंग की, क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जो कि जिनीवा कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी है। इस तरह खिलाफ वर्जी है कि आपको इस तरह का हथियार वॉर जोन्स में देखने को मिलता है, चाहे वो शाम हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो दीगर इस तरह के ममालिक हों। लेकिन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अब इसी मुतालिक बयान दिया है और जो साथ साथ नरेंद्र मोदी की हुकूमत भी कर रही है कश्मीर में, उस पर भी बात करेंगे। जनाब बाकिर साहब, एक कैलकुलेटेड आपको एक मूव नज़र आ रहा है, कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है सर, उधर आप 28,000 फ़ौजी तो भेज चुके हैं, उस पर गिलानी साहब का भी बयान आ चुका है। ये जो बीजेपी की हुकूमत आपको अब ये क्या नज़र आ रही है करते हुए सर? नीलम वैली में आपने 4 साल के बच्चों तक को तो छोड़ा नहीं है, तो अब ये जो आपने एक हिंदुत्वा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें आपने हर एक कश्मीरी के बुनियादी हकूक़ को कुचलना है, वो अब आप किस हद तक लेके जाएंगे सर? असद, जो कश्मीर में मकबूजा कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल इस वक्त बन रही है कि जहाँ पर आपने जैसे जिक्र किया कि इजाफी अफवाज भिजवा दी गई हैं, वहाँ एयर फोर्स अलर्ट पे है, वहाँ पर जो वहाँ पर स्याह आए हुए थे उनको वहाँ से निकाला जा रहा है, उनको नोटिस इशू हो चुके हैं कि जी आप यहाँ से चले जाएं। जो क्रैकडाउन वो काफ़ी अरसे से वो वहाँ पर लोगों पे कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, जिस पे अभी दूसरी इंसानी हकूक़ के ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट भी आ चुकी है, वो उसमें भी आपको इजाफा नज़र आ रहा है। तो दूसरी तरफ आप देखें कि LOC को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गर्म किया हुआ है। मुसलसल जब से मोदी सरकार पहली जो उनकी जो पिछला टेन्योर था वो स्टार्ट हुआ है, तब से LOC की वायलेशंस काफ़ी बढ़ गई हैं, लेकिन पिछले दिनों में तो बहुत शिद्दत इसमें आ गई है। और कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि पहले लाइट वेपन यूज़ होता था तो कैलिबर इंक्रीज़ होता गया, अब ये क्लस्टर म्यूनिशंस आ गए जो हवा में फटने के बाद जैसे आपने बताया कि छोटे छोटे बॉम्ब्स निकलते हैं और वो फैल जाते हैं। और सिर्फ ये है कि वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जाते हैं, कुछ उनमें से फटते नहीं हैं क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो बाद में भी अपनी तबाही फैलाते रहते हैं। जो वहाँ पर गिर चुके हैं लोगों को इस वक्त फटे नहीं हैं, नज़र नहीं आ रहे, चाहे कल कोई बच्चे वहाँ खेल रहे हो या कुछ आम आदमी वहाँ से गुजरा वो फट सकते हैं और किसी वक्त भी वो मज़ीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन अभी हमें समझ नहीं आ रही कि ये एक सिचुएशन को जिसे कहते हैं एस्केलेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। अब ट्रिगर पॉइंट किस तरह से होता है, 2 तरीके हो सकते हैं कि एक तो यह है कि बीजेपी का एक वो आप कह लें इलेक्शन मैनिफेस्टो का है हिस्सा कि जो उनका आर्टिकल 35A है और 370 है जो एक मखसूस स्टेटस देते हैं कश्मीर को, वो उसको रिवोक करना चाहते हैं। और कश्मीर जो कि वहाँ पे एक मकबूजा कश्मीर जो एक ऑटोनोमस रीजन के तौर पे जब से उन्होंने कब्ज़ा किया रखा हुआ है उसको भारत में जम करना चाहते हैं। उसकी वजह से शायद वहाँ पर एक अपराइजिंग बढ़े तो उसको क्वेल करने की कोशिश करें। जो अभी अली गिलानी साहब ने कहा कि एक वो देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जेनोसाइड शुरू किया जा रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि शायद वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के साथ जो पोस्ट पुलवामा आपने एस्केलेशन देखी है दोबारा से करने की कोशिश करें। अब हम यही उम्मीद रख सकते हैं कि ये चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो, कश्मीर का डिस्प्यूट रिजॉल्व हो, लेकिन बातचीत के जरिए हो, ना कि बैटल ग्राउंड पे हो। और सबसे बड़ी बात जनाब, आप एक बहुत संजीदा मोड़ पे जा खड़े हैं। उधर भी एक जारहाना इंतहा पसंद हुकूमत है, उनके जो कश्मीर के लिए अज़ाइम हैं वो अपने तमाम प्रेडेसेसर से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। रियासत पाकिस्तान को, मीडिया को भी इन तमाम चीज़ों के कॉग्निजेंट होना चाहिए और इस पे कोई लाहे अमल तय करना चाहिए। अवलीन तरजीह मेरे ख्याल से रखता है कि किसी ना किसी तरह से कश्मीरियों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी किसी तरह से तहफ़्फ़ुज़ की जाए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए सोशल मीडिया के ज़रिए और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।